हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर की। एक्चुअली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं उनकी बात करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में हम देखेंगे अपना एक तो पार्किंसन डिजीज देखेंगे, दूसरा देखेंगे हम इसमें हार्टिंगटन डिजीज देखेंगे, तीसरा हम इसमें देखेंगे फ्रंटो टेम्पोरल लोब डिजेनरेशन देखेंगे, और जो हमारा जो था होगा उसमें देखेंगे हम एल्जाइमर डिजीज। तो सबसे पहले हम एल्जाइमर डिजीज ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है। न्यूरो का मतलब न्यूरॉन होता है, फिर उसमें डिजेनरेटिव का मतलब डिजेनरेशन है, न्यूरॉन का डिजेनरेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन जो होता है उसका प्रोटीन का एग्रीगेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है न्यूरॉन के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। टॉक्सिसिटी बढ़ने के कारण क्या होता है न्यूरॉन डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो इसे बोलते हैं हम न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। तो इसमें हम सबसे पहले डिजीज है जो उसमें एल्जाइमर डिजीज की बात करते हैं। एल्जाइमर डिजीज जो होती है उसका मोस्ट कॉमन काज होता है डिमेंशिया। एक्चुअली डिमेंशिया होता क्या है, जो डिमेंशिया होता है एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। इसमें क्या होता है रिसेंट मेमोरी लॉस हो जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में, यानी कि जो रिसेंट मेमोरी जो होती है उसको तो भूल जाता है, लेकिन जो उसके बचपन की बातें होती हैं वो उसके याद रहती हैं। तो इसके बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस और डिमेंशिया। तो सबसे पहले हम एल्जाइमर डिजीज के वेरिएंट देखते हैं। इसके दो वेरिएंट होते हैं, एक स्पोरेडिक होता है, दूसरा होता है फेमिलियर। स्पोरेडिक वेरिएंट जो होता है वो जैसे जैसे एज बढ़ती है उससे एल्जाइमर डिजीज के सिम्टम भी बढ़ते जाते हैं। दूसरा होता है हमारा फेमिलियर जो होता है वो जेनेटिकली रिलेटेड होता है एल्जाइमर डिजीज से। एक्चुअली जो ये फैमिली से रिलेटेड होता है, जैसे जेनेटिकली होता है, जैसे कि हमारा डाउन सिंड्रोम हो गया। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये 21 क्रोमोसोम जो होता है उसके ट्राइसोमी हो जाती है इसमें। और इसमें जीन होते हैं, जैसे पेनिसिलिन 1 जीन होता है, पेनिसिलिन 2 जीन होता है। जो पेनिसिलिन 1 जीन होता है वो क्रोमोसोम नंबर 14 पे होता है, जो कि पेनिसिलिन 2 जीन होता है वो होता है क्रोमोसोम नंबर 1 पे। अगर हम बात करें एल्जाइमर डिजीज के एलील्स की, उसके दो एलील होते हैं एल्जाइमर डिजीज के। जो पहला एलील होता है उसको बोलते हैं हम एपोलाइपोप्रोटीन ई 4। एपोलाइपोप्रोटीन ई 4 एलील होता है। दूसरा होता है एपोलाइपोप्रोटीन ई 2। जो एपोलाइपोप्रोटीन ई 4 होता है वो क्या करता है उसकी वजह से जो होता है उसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज जो होती है उसका रिस्क बढ़ जाता है। जबकि एपोलाइपोप्रोटीन जो होता है एपोलाइपोप्रोटीन ई 2 होता है, इस एलील की वजह से क्या होता है कि जो हमारी अल्जाइमर डिजीज होती है उसका रिस्क कम होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि एपोलाइपोप्रोटीन ई 4 जो होता है वो डेंजर होता है, जबकि एपोलाइपोप्रोटीन ई 2 जो होता है वो नॉर्मली काम करता है, क्योंकि वो रिस्क फैक्टर को घटा देता है अल्जाइमर डिजीज के। जबकि एपोलाइपोप्रोटीन ई 4 जो होता है वो रिस्क को बढ़ा देता है अल्जाइमर डिजीज के। अगर हम यहाँ पर देखें कि एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल के ऊपर होता है हमारा एमाइलोइड प्रीकर्सर प्रोटीन इसको हम बोल सकते हैं कि ये एपीपी भी बोल सकते हैं इसको। तो जो एमाइलोइड प्रीकर्सर प्रोटीन होता है एक्चुअली ये प्रेजेंट होता है हमारे क्रोमोसोम नंबर 21 पे। जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है ये किससे रिलेटेड था, हमने पीछे देखा है इसे डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड था। अभी हम इसकी भी बात करेंगे कि डाउन सिंड्रोम कैसे कैसे होता है और क्यों होता है। अब पहले हम इसके पहले देखते हैं इसमें जो पाथवे होते हैं, इसमें दो पाथवे होते हैं। एक तो जो इसमें जो एंजाइम होते हैं उनकी बात करते हैं। एक होता है जिसमें पहले अल्फ़ा सिक्रेटेज एंजाइम सिक्रेट होता है, फिर गामा काम करता है गामा सिक्रेटेज एंजाइम। दूसरा पाथवे होता है उसमें क्या होता है, उसमें बीटा सिक्रेटेज एंजाइम होता है और उसमें गामा सिक्रेटेज होता है। जो अल्फ़ा सिक्रेटेज एंजाइम होता है और गामा सिक्रेटेज एंजाइम होता है तो ये क्या करते हैं, ये एक बनाते हैं सोलूबल फ्रेगमेंट। सोलूबल फ्रेगमेंट जो होता है ये सोलूबल होता है जो हमारे न्यूरोनल सेल होते हैं उसके अंदर। तो ये जो सोलूबल फ्रेगमेंट होता है ये कोई डैमेज काज नहीं करता है न्यूरोनल सेल के अंदर। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं हम नॉन एमाइलोडिजेनिक पाथवे। दूसरा होता है वो होता है बीटा सिक्रेटेज और गामा सिक्रेटेज। बीटा सिक्रेटेज और गामा सिक्रेटेज जो होता है वो बनाता है इंसोल्युबल फ्रेगमेंट। जो इंसोल्युबल फ्रेगमेंट होता है एक्चुअली क्या होता है, सेल जो होती है न्यूरोनल सेल जो होती है उसके अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है। जब ये उसके अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है, जैसे जैसे सेल के अंदर एक्यूमुलेट होएगा तो क्या होगा, सेल के अंदर एक्यूमुलेट होने से जो न्यूरोनल सेल है वो डैमेज होगी। एक्चुअली क्या होता है जो इंसोल्युबल फ्रेगमेंट होता है यही कन्वर्ट हो जाता है हमारा जो ए बीटा पेप्टाइड होता है। ए बीटा पेप्टाइड जो होता है ये प्रोटीन होती है। तो ये एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा न्यूरॉन होता है उसके अंदर एक
प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो प्लग होता है उसी को बोलते हैं हम न्यूरोटिक प्लेक। न्यूरोटिक प्लेक जमा हो जाता है किसके अंदर, जो न्यूरोनल सेल होती है उसके अंदर। तो उससे क्या हो जाता है, उससे जो हमारा न्यूरोनल सेल होती है उसका डैमेज हो जाता है। तो ये बात की हमने बीटा सिक्रेटेज गामा सिक्रेटेज वाली। तो इसमें इस पाथवे में हमने देखा कि इसमें अल्फ़ा सिक्रेटेज जो होता है वो अल्फ़ा सिक्रेटेज गामा के साथ मिलके सोलबल फ्रेगमेंट बनाता है, जबकि बीटा सिक्रेटेज जो होता है वो गामा सिक्रेटेज के साथ मिलके इनसोलुबल फ्रेगमेंट बनाता है। जो इनसोलुबल फ्रेगमेंट होता है वो न्यूरोनल सेल के अंदर डिपोजिशन हो जाता है। उसका डिपोजिशन होने की वजह से न्यूरोनल सेल डैमेज होने लगती है। फिर हम बात करते हैं इसमें जो हमारा ये होता है एमाइलोइड प्रीकर्सर प्रोटीन। एमाइलोइड प्रीकर्सर प्रोटीन जो होता है वो हमारा क्रोमोसोम नंबर 21 पे होता है। जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है, अगर उसकी ट्राइसोमी हो जाए, अगर उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाए तो क्या होगा, उससे एमाइलोइड प्रीकर्सर प्रोटीन जो होगा वो बढ़ जाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। एक्चुअली बढ़ता दोनों का है, लेकिन बीटा सिक्रेटेज वाला ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से क्या होगा, एक्यूमुलेशन होने लगेगा इसका प्रोटीन का। जब उसका प्रोटीन का एक्यूमुलेशन होने लगेगा तो उसमें क्या होगा, जो प्रीमेच्योर अल्जाइमर डिजीज होती है उसके सिम्टम दिखने लगते हैं, और उसके सिम्टम बढ़ते जाते हैं। इसी को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। फिर हम बात करते हैं अपना इसके जो प्लेग होता है उसे वो क्या होता है। एक्चुअली जो प्लेग होता है वो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। जो प्लेग होता है वो इंट्रासेलुलर फॉर्म होता है, जो हमने अभी देखा कि ये इंट्रासेलुलर प्रेजेंट होता है, जिसमें ए बीटा पेप्टाइड होते हैं। तो इसी को ही बोलते हैं हम न्यूरोटिक प्लेग। एक्चुअली क्या होता है, जो न्यूरॉन होता है उसके अंदर टेंगल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। टेंगल्स का फॉर्मेशन जो होता है वो एक प्रोटीन होती है जिसे बोलते हैं टाउ प्रोटीन। तो टाउ प्रोटीन होती है उसका वो एबनॉर्मल हो जाती है। एबनॉर्मल कैसे हो जाती है, जो टाउ प्रोटीन होती है, एक्चुअली जो टाउ प्रोटीन होती है उसका काम है जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। जो टाउ प्रोटीन होती है उसमें क्या होता है, जो टाउ प्रोटीन होती है उसका हो जाता है वो हो जाती है एबनॉर्मल कैसे हो जाती है, जो टाउ प्रोटीन होती है उसका हो जाता है हाइपर फास्फोराइलेशन होने की वजह से क्या होता है, जो माइक्रो ट्यूब्यूल जो होती है ना, जो माइक्रो ट्यूब्यूल होती है वो उसका जो स्टेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। स्टेबिलिटी कम होने की वजह से मतलब वो एक्यूमुलेट हो जाना शुरू कर देती है। जब उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है तो वो बनाती है न्यूरोफाइब्रिलरी ट्रायंगल। तो इसी को बोलते हैं न्यूरोफाइब्रिलरी ट्रायंगल। एक्चुअली क्या होता है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। फिर हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की बात। डायग्नोसिस में हम देखेंगे कि उनका ब्रेन का साइज जो होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर माइक्रोस्कोप के लिए देखेंगे, माइक्रोस्कोप के लिए इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइज की बात करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, अल्जाइमर डिजीज में ब्रेन का साइज जो होता है वो कम हो जाता है। उनका साइज कैसे कम हो जाता है, जो ब्रेन होता है उसके अंदर एट्रोफी हो जाती है, जिसे कहते हैं कि डिफ्यूज सेरिब्रल एट्रोफी। उसमें क्या होता है, डिफ्यूज सेरिब्रल एट्रोफी जो सा है, इसमें क्या होते हैं, जो हमारे सल्कस होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। और उसके बाद करते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट जो होते हैं ब्रेन को इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि टेम्पोरल पार्ट होता है, पैराइटल पार्ट होता है, फ्रंटल पार्ट होता है, और सबसे बाद में जो होता है हमारा ऑक्सीपिटल लोब जो होता है वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। फिर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिकली हम बात करेंगे हमारे, एक तो हो गया न्यूरोफाइब्रिलरी ट्रायंगल, जो हमने देखा कि टाउ प्रोटीन जो होती है उसकी एबनॉर्मलिटी की वजह से हो जाता है। दूसरा हम बात करेंगे न्यूरेटिक प्लेग जो हमने अभी देखा, जो कि ए बीटा पेप्टाइड की एक्यूमुलेशन की वजह से हो जाता है। तीसरा हम देखेंगे कि जो सेरिब्रल एमाइलोइड एंजियोपैथी होती है उसकी बात करेंगे। सेरिब्रल एमाइलोइड एंजियोपैथी, इसका मतलब क्या होता है, सेरिब्रल मींस ब्रेन होता है, एमाइलोइड मींस एमाइलोइड डिपोजिशन हो जाता है, एंजियोपैथी मतलब ब्लड वेसल के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूरोफिब्रिलरी ट्रायंगल जो होता है उसमें क्या होता है, जो टाउ प्रोटीन होती है उसका हाइपर फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिकली स्लाइड बनाए तो हमें क्या दिखाई देगा, जो हमारा न्यूरोफिब्रिलरी ट्रायंगल जो होता है अगर उसका हम रूटीन स्टेन से स्टेन करेंगे तो वो हमें दिखाई देंगे। दूसरा जो होता है हमें इसमें दिखाई देते हैं जो इयोसिनोफिलिक इंक्लूजन होते हैं वो दिखाई देते हैं, जो कि एक्टिन के एग्रीगेशन होते हैं, जिनको हम बोलते हैं हिरानो बॉडी जो होती है मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होती है, जो हमारा हिप्पोकैम्पस होता है ना उसके अराउंड जो हिप्पोकैम्पस का एरिया होता है उस ही एरिया में होती है हिरानो बॉडी। एक्चुअली
हमने यहाँ पर देखा कि जो जो न्यूरोफिब्रिलरी ट्रायंगल जो होता है वो स्टेन होता है हमारा रूटीन स्टेन से, जो कि हमारा इयोसिनोफिलिक इंक्लूजन होता है वो हमें ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं, ऑरेंज रेड कलर के, जो कि एक्टिन के एग्रीगेशन होते हैं जिनमें होती है हमारे हिरानो बॉडी और वो हिप्पोकैम्पस एरिया में होती हैं। दूसरा हम बात करते हैं जो टाउ प्रोटीन होता है उसका हाइपरपोलाइजेशन हो गया। हाइपर फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से जो हमारी प्रोटीन हो गई टाउ प्रोटीन हो गई वो होगी एबनॉर्मल। तो इसको हम जैसे सिल्वर स्टेन से स्टेन करेंगे, एक्चुअली सिल्वर स्टेन स्पेशल सिल्वर स्टेन होती है जिसको बोलते हैं बाइलोस्की स्टेन। तो ये इससे क्या होता है जो कि एक डिमेंशिया जो होता है उसका कोरिलेशन होता है। इसमें हमें न्यूरोफिब्रिलरी ट्रायंगल्स दिखाई देते हैं जिससे जो हमारा स्पेशल सिल्वर स्टेन होती है जिसको बोलते हैं बाइलोस्की स्टेन। फिर हम बात करते हैं अपने जो हमारा न्यूराइटिक प्लेग होता है। न्यूराइटिक प्लेग जो होता है उसमें हमने देखा था कि जो ए बीटा पेप्टाइड जो होते हैं उनका एक्युमुलेशन होने लगता है सेल के अंदर एक्युमुलेशन होने की वजह से जो होता है सेल का डिजनरेशन बढ़ जाता है। एक्चुअली ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है न्यूराइटिक प्लेग होता है, दूसरा होता है डिफ्यूज प्लेग। न्यूराइटिक प्लेग में क्या होता है जो हमारा एमाइलॉइड बॉडी होती है उसके चारों तरफ जो होता है न्यूराइटिक प्रोसेस जो होता है वो उसके अराउंड होता है। उसके अराउंड होने की वजह से इन दोनों के जैसे ही अमाइलॉइड बॉडी होती है उसके चारों तरफ न्यूराइटिक प्रोसेस का डिपोजिशन हो गया तो उसको बोलते हैं न्यूराइटिक प्लेग। जबकि जो हमारा डिफ्यूज प्लेग होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एमाइलॉइड बॉडी होती है, उसके चारों तरफ उसके अराउंड कोई न्यूराइटिक प्रोसेस का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं डिफ्यूज प्लेग। तो ये हो गया हमारा न्यूराइटिक प्लेग की बात। फिर हम बात करते हैं हमारा सेरिब्रल एमाइलॉइड एंजियोपैथी। सेरिब्रल का मतलब होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है उसको ही सेरिब्रल बोलते हैं। फिर एमाइलॉइड का मतलब एमाइलॉइड प्रोटीन। वो सेरिब्रल के अंदर एमाइलॉइड जो प्रोटीन होती है उसका डिपोजिशन हो जाता है सेरिब्रल के अंदर। एंजियोपैथी मीन्स ब्लड वेसल, यानी सेरिब्रल की जो हमारी ब्लड वेसल हैं, ब्रेन की जो ब्लड वेसल हैं उसके अंदर एमाइलॉइड प्रोटीन का डिपोजिशन हो गया। एक्चुअली क्या होता है एमाइलॉइड डिपोजिशन इन ब्लड वेसल। जैसे ही एमाइलॉइड डिपोजिशन होता है ब्लड वेसल के अंदर जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ब्लड वेसल के अंदर जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। उनके वीक होने की वजह से जो होते हैं जो ब्लड वेसल होती है वो हमारी धीरे धीरे कैसी होती है फ्रजाइल होती चली जाती है। कनेक्टिव टिश्यू वीक हो गया तो ब्लड वेसल फ्रजाइल हो गई। अगर ब्लड वेसल फ्रजाइल हो गई तो क्या होगा, उसका टूटने का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या होगा, तो इंक्रीज हो जाएगा रिस्क किसका, हेमरेज का। तो इसमें ब्रेन हेमरेज जो होता है उसका रिस्क बढ़ जाता है। फिर हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल की फीचर्स की। इसमें क्या क्या होता है, जो हमारी अल्जाइमर डिजीज़ है उसमें होता है जो हमारा एक तो होता है मेमोरी लॉस। तो मेमोरी लॉस होने की वजह से जो मेमोरी लॉस होता है इसमें क्या होता है, मेमोरी लॉस जो होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जिसे बोलते हैं इसमें होता है। जो रिसेंट मेमोरी लॉस होता है वो होता है रिसेंट मेमोरी लॉस। लेकिन इसमें जो बचपन की बात, जो बचपन की यादें होती हैं वो सारी याद रहती हैं, लेकिन जो रिसेंट मेमोरी होती है उसको आदमी भूल जाता है। दूसरा होता है इसमें हमारी स्मेल होती है उसका लॉस। स्मेल लॉस हो जाता है ड्यू टू एंटोराइनल कॉर्टेक्स होता है उसका डिजनरेशन होने की वजह से। तीसरा जो होता है हमारा लैंग्वेज और बिहेवियर प्रॉब्लम होने लगती है, लैंग्वेज और बिहेवियर प्रॉब्लम होती है। तीसरा होता है जो हमारा रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं। एक्चुअली इसमें होते हैं वो रिपीटेड इन्फेक्शन होने लगते हैं जो कि डेंजर है। एक्चुअली जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है उसके अंदर जो न्यूमोनिया हो जाता है वो क्या होता है, वो उसका रिस्क बढ़ जाता है जिससे ये एक डेथ काउज भी कर सकता है। फिर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। एक्चुअली जो ट्रायंगल्स और प्लेग जो होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो हमारा होता है एसिटाइल कोलिन रिच एरिया जो होता है ना उनके अंदर। अगर एसिटाइल रिच एरिया जो होगा उनके अंदर ट्रायंगल्स जो प्लेग होते हैं उनका एक्यूमुलेशन होने लगेगा तो उनसे क्या होगा, सेल का डिजनरेशन होगा। एक्चुअली ये होता है जहाँ एसिटाइल रिच एरिया होता है वहाँ पर। और ये कहाँ होता है, ये होता है हमारा न्यूरॉन ऑफ मेनर्ड एरिया। वहाँ पर एसिटाइल कोलिन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो होते हैं, तो उनमें क्या होता है ये उनके डिजनरेशन कराता है। तो हम वहाँ पर देते हैं एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर जैसे डोनेपेजिल, रिवास्टिग्मिन और गैलेंटामिन। और दूसरा ड्रग देते हैं मेमेंटिन। जो मेमेंटिन होता है वो नॉन कोलिनर्जिक पाथवे पर काम करता है। तो ये हमने यहाँ पर इसके ट्रीटमेंट की बात की।